पत्रकार मित्रों को, आप सबको पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से इंकलाबी मुबारक। हम लोग जब शायद इंकलाबी नौजवान समाज के पिछले सम्मेलन हो रहा था, हमारे साथी अमरजीत कुशवाहा जी जेल में थे और अब जेल से बाहर हैं, विधायक हैं। तो साथी को बधाई देने के साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी भी हमारे हिंदुस्तान में हजारों नौजवान साथी बहुत सारे झूठे मुकदमे में हिंदुस्तान के जेलों में बंद हैं। और इसीलिए आज इस सम्मेलन के मंच से सबसे पहले हम उन तमाम अपने नौजवान साथी इस देश के मानवाधिकार के लिए, दलित आदिवासियों के अधिकार के लिए, लोकतंत्र के लिए, आजादी के लिए, देश के लिए लड़ने वाले वो तमाम साथी जो जेल में बंद है, उन सभी राजनीतिक कैदियों की, विवेक बंदियों की रिहाई की मांग है। अभी आपने देखा कल की शहर केरल के पत्रकार 2 साल बाद जेल से बाहर आए, 2 साल लगा बेल मिलने में। और मामला क्या था? हथरस में दलित महिला के साथ बलात्कार, उनकी हत्या। उत्तर प्रदेश में योगी राज्य में आम बात है, दलितों की हत्या, दलित बेटियों के साथ बलात्कार। केरल से पत्रकार आता है उत्तर प्रदेश के इस पूरे घटना की जानकारी लेने के लिए, जानकारी देने के लिए, और उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। 2 साल लग जाते हैं जेल से बाहर आ रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि देश में आजादी है, 75 साल हम आजाद हैं। तो इस आजाद मुल्क में सच बोलने के लिए, हक मानने के लिए, इंसाफ मानने के लिए जो लोगों को जेल में बंद किया जा रहा है, ये बंद होना चाहिए। अभी 15 अगस्त के दिन हमने देखा गुजरात में जो गुजरात जनसंहार हुआ था, उस जनसंहार में बहुत कम लोगों को न्याय मिला, बहुत कम दोषियों को सजा मिली। कम रेट क्या है? जो किस बानों पेज से लाइव चला है। उस समय 19 साल की महिला, उनके गर्भ में 5 साल की संतान, उनके साथ, उनके पूरे परिवार के साथ क्या हुआ आपको मालूम है? किस तरह से, किस बर्बरता के साथ बलात्कार और हत्या उसको अंजाम दिया गया। उसको आपसे शेयर करें। दोषियों को सजा मिली थी लंबी लड़ाई के बाद, और मोदी सरकार ने तय किया कि 15 अगस्त जब हम आजादी के 75 साल मना रहे हैं, तो आजादी के मौके पर उन दोषियों को जो जेल में सजा काट रहे थे, उनको जेल से बाहर ले आना, और न सिर्फ जेल से बाहर ले आना बल्कि माला पहना करके नायकों की तरह, नेताओं की तरह देश के सामने पेश करना, ये जरूरी है। इस देश की महिलाओं के साथ इससे बड़ा कितना अपमान हो सकता है? नरेंद्र मोदी 15 अगस्त के दिन नारी शक्ति की बात कर रहे थे, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान की बात कर रहे थे, और उसी तरह उनके राज्य में, गुजरात में बिल्किस के बलात्कारियों को, उनके परिवार के हत्यारों को बिल्कुल आजादी का तोहफा दिया जा रहा था, और माला डाल करके उनको नेता के रूप में पेश किया जा रहा था। इससे बड़ा अपमान इस देश की महिलाओं के साथ वाला क्या है? आज हम लोग यहाँ आने से पहले आप सबने इतिहास में लंबी लड़ाई के बारे में कहा है। बोले हैं इस लंबी लड़ाई का एक बहुत ही
गौरवशाली अध्याय है आपका संतान। जब हिंदुस्तान में हमारे किसान के बेटों ने जिनके ऊपर जवानों की वर्दी थी, तो जवानों की वर्दी में जो किसान के बेटे थे और इस देश के आम किसान, आम इस देश के उस समय के लिए आम लोग हिंदू मुस्लिम एक साथ खड़े हो गए थे आजादी के लिए। और वो लड़ाई लंबी चली। तो 1857 में अंग्रेजों को बात पूरा बिल्कुल समझ में को आ गई कि अब हिंदुस्तान में लंबे समय तक राज नहीं कर सकते। वो लड़ाई बिहार में, वो लड़ाई बंगाल में, वो लड़ाई उत्तर प्रदेश में, वो लड़ाई पूरे देश में फैल गई। उसी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए नीलांबर पीताम्बर पलामू के जंगलों में, पलामू के मैदान में, यहाँ की घाटियों में लगातार लड़ रहे हैं। और 1959 में 28 मार्च को इन नौजवानों को फांसी दी गई। अभी साथी बता रहे हैं कि सिर्फ नीलांबर पीताम्बर नहीं थे, उनके साथ दर्जनों और लोग थे जिनको फांसी से चढ़ाया गया। और फांसी के बाद वहीं उनकी समाधि भी है। हम लोग गए किसी गाँव में जहाँ फांसी से चढ़े थे, उस पंचायत में पुरानी पत्र जहाँ उनका समाधि स्थल है बनना चाहिए, लेकिन अफसोस हुआ कि इतनी बड़ी बात हो रही है आज़ादी की 75 साल की, और कह रहे हैं कि हम तमाम जो हमारे देश के गुमनाम शहीद हैं, गुमनाम शहीदों को सम्मान देंगे। और यहाँ नीलांबर पीताम्बर जहाँ फांसी हुई वह एक स्मारक नहीं है, जहाँ समाधि स्थल है वहाँ कोई स्मारक नहीं है। और इसीलिए हम कहेंगे सबसे पहले कि हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन से ये आज़ादी के नायकों के प्रति, शहीदों के प्रति ये हमारा फर्ज बनता है। इस पूरे आपने रखा है नगर, ये मेदिनीनगर का डाल्टनगंज का नाम रखा है सम्मेलन के लिए, लेकिन इस पूरे उनके गांव में जहां उनको फांसी भी चलाई गई थी उस जगह पे स्मारक बनना चाहिए। जहां उनकी समाधि होगी वहां समाधि स्थल का निर्माण होना चाहिए। ये शहीदों के लिए हमारा उत्तरदायित्व है, हम लोग इसे पूरा करें। हमने देखा कि हमारे मोदी जी ने इस देश में नई संसद भवन का निर्माण किया, सेंट्रल हिस्सा, सड़कों का, शहरों का, नगरों का नाम बदल दिया जा रहा है। और नाम बदल करके अभी दिल्ली में जो राजपथ था उसका नाम मोदी जी ने कर दिया कर्तव्य। कह रहे हैं कि बहुत अधिकार मिल गया, अभी कर्तव्य की बात कर रहे हैं। अधिकार मत मानो, अधिकारों की बात मत करो। बहुत अपने नौकरी कर ली, अब पक्की नौकरी की बात मत करो, ठेके पे काम करो। बहुत अपने भोजन कर लिया, अब कुछ भूखा रहो। और चावल में, आटा में, दाल में, दही में, दूध में सरकार को टैक्स लगा रही है, टैक्स लगा दो। तो सरकार हमें लगातार ये कह रही है कि अधिकार मत मानो, अधिकार की बात मत करो, काम करो, कर्तव्य करो। और सरकार ने क्या कर्तव्य किया? अभी ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ लंबी उम्र जीने के बाद 96 साल की उम्र में उनका भी निधन हुआ है। और ये ब्रिटेन की रानी उसी राजघराने की प्रतीक है जिस राजघराने ने हिंदुस्तान पर राज किया, जो नीलांबर पीताम्बर ने शहादत दी, जो हमारे देश में कुंवर सिंह से लेकर के लक्ष्मीबाई से लेकर के उस दौर के तमाम नायकों ने शहादत दी, संघर्ष किया, इस इंडिया के परिराज के खिलाफ, अंग्रेज राज के खिलाफ। और 1857 में उस पूरे लड़ाई को दबाने के बाद अंग्रेजों ने सीधा कहा कि हमारे ब्रिटेन की जो रानी है उन्हीं के नाम पर हिंदुस्तान में राज करेंगे।
तो बर्तनिया की रानी का मतलब हमारे देश पर गुलामी थोपने वाली जो ताकत है उसके प्रतीक। तो हमारे ऊपर गुलामी थोपने वाले, हमारे देश को लूटने वाले, और सिर्फ हमारे देश को नहीं, भारत जैसे तीसरी दुनिया के न जाने कितने देश, न जाने कितने देश जहां अंग्रेजों का कब्जा था, जहां उनका राज चलता था। हम तो आजादी हुए 47 में, केनिया को उसके बाद बहुत बार आजादी मिली, और हमारी आजादी के बहुत बार केनिया में जनसंहार हुआ था, अफ्रीका में, और वो सब कुछ जनसंहार पर एक तरह से राज करने वाली वो क्वीन एलिजाबेथ और हमारे मोदी जी जो आप कह रहे हैं कि हर घर तिरंगा लगना चाहिए, तिरंगे की बात करते हैं। अभी उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का तिरंगा वो ब्रिटेन की रानी के निधन पर शोक सम्मान में हमारा तिरंगा झुका रहेगा। ये जो भारत सरकार का निर्णय है, ये हिंदुस्तान के तिरंगा का अपमान है। देश के अंदर जो आजादी की लड़ाई है, जो भावना है, जो शहादत है, उसका सरासर अपमान है कि आप तिरंगा को झुका रहे हैं। हम कहते हैं कि झंडा ऊंचा रहे हमारा हिंदुस्तान का, आप झंडे को झुका रहे हैं। शोक के नाम पर, सम्मान के नाम पर ब्रिटेन की रानी जिनका राज चलता है हिंदुस्तान में, और जो जालियांवाला बाग से लेकर के 1857 से लेकर के हमारे देश में तमाम पूरे कत्लेआम मचाने वाले लोग आज उनके लिए नहीं प्रस्तुत कर। तो आप समझ सकते हैं हम कितने कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जहां आजादी का मतलब बदल दिया गया। आजादी के आंदोलन में जो शहीद थे, उनके जो सपने थे, जो लड़ने वाले थे, उनका सपना क्या था? आज 10 सितंबर है, 10-11 सितंबर आपके नौजवान सभा का 7वां राष्ट्रीय सम्मेलन है। मैं थोड़ा आपको पीछे ले चलूं। 1928 में 8 और 9 सितंबर भगत सिंह और उनके साथी दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में मीटिंग कर रहे थे। आप डाल्टनगंज में नीलांबर पीतम्बर नगर में आज सम्मेलन कर रहे हैं। भगत सिंह और उनके साथी भी एक छोटा सम्मेलन कर रहे थे, बैठक कर रहे हैं। और 8 सितंबर 1928 को उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में बैठक किया, एक सारे, और इसमें न सिर्फ आजादी की बात की, बल्कि वो आजादी कैसी होगी, वो आजाद मुल्क कैसा होगा, समाज कैसा होगा, देश कैसा होगा, लोगों को क्या अधिकार मिलेगा, क्या सम्मान मिलेगा, लोग कैसे जिएंगे, उसकी बात कर रहे थे। एक आधुनिक हिंदुस्तान का सपना देख रहे थे, दिखा रहे थे। वो आधुनिक हिंदुस्तान जो समाजवादी होगा, वो आधुनिक हिंदुस्तान जो लोकतांत्रिक होगा, वो आधुनिक हिंदुस्तान जो धर्मनिरपेक्ष होगा, वो आधुनिक हिंदुस्तान जहाँ हर भाषा, हर बोली, हर मजहब, इस देश के हर रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन, हमारे देश की जो विशालता, हमारे देश की जो विविधता है, उसको पूरा का पूरा सम्मान मिलेगा। उस हिंदुस्तान की कल्पना कर रहे थे 1928 में बैठकर। 1929 में जाकर के कांग्रेस के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई, लेकिन एक साल पहले समाजवादी हिंदुस्तान का खाका तैयार कर रहे थे शहीद भगत सिंह, 1921 में शहीद हुए। तो एक तरफ हमारे पास ये आजादी के आंदोलन का शानदार इतिहास है, शहादतें हैं, इस देश में एक से एक लड़ाई है। दूसरी तरफ आज ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं, ऐसे लोग सत्ता में आ गए हैं जो इस पूरे आजादी के आंदोलन के दौर में अंग्रेजों की दलाली करते हैं, मुखबिरी कर रहे थे, आजादी के खिलाफ खड़े थे, हिटलर और मुसोलिनी की बात कर रहे थे, जिनको जो नायक बनना चाहते हैं, भगत सिंह नहीं, उनके लिए नायक कौन है? सावरकर। कौन है सावरकर? जो अंडमान के जेल में बंद किए गए ढेरों लोग थे, बिहार के, बंगाल के, आपके पंजाब के। आप कभी भी दौरा करेंगे अंडमान जेल का, कभी बाहर की सूची मिलेगी कि अंडमान के उस जेल में काला पानी की सजा कौन लोग वहां भुगत रहे थे। किसी ने माफी नहीं मांगी। एक शख्स जो माफी मांग कर एक बार नहीं, 2 बार नहीं,
6 बार माफीनामा दे करके माफी मांग करके बाहर आए, और बाहर आए तो उन्होंने कहा कि हम बाहर आकर के उन्होंने से कहा कि हम बाहर आकर के आपकी बेहतर सेवा कर पाएंगे। भगत सिंह से किसी ने कहा था कि भाई आपको हम अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, फांसी नहीं। भगत सिंह ने कहा बिल्कुल नहीं, हमें फांसी मंजूर है, हमें फांसी मंजूर है कि हम जानते हैं कि जिंदा भगत सिंह से जो शहीद भगत सिंह है वो ज्यादा ताकतवर होंगे और उनकी शहादत पूरे हिंदुस्तान को ऊर्जा में भर देगी। उनकी शहादत से पूरे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर जाएगी, बिजली की तरह ये पूरे चारों तरफ। और इधर से सावरकर जो कह रहे थे कि हम बाहर अगर आ जाएंगे जेल से, तो अंग्रेजों को कह रहे थे कि हम बेहतर आपकी सेवा करते हैं। और बेहतर सेवा उन्होंने क्या किया? बेहतर सेवा उन्होंने ये किया हिंदुस्तान में आकर के, जो आप जानते हैं कि हमारे देश का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश, ये बंटवारे की शुरुआत किसने की? सावरकर ने। कह रहे कि हिंदू मुस्लिम एक देश हो ही नहीं सकता, एक देश हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सदियों से लोग एक साथ रह रहे हैं, सदियों से लोग एक साथ इस देश को बना रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, खून बहा रहे हैं देश के लिए। तो क्यों नहीं लोग एक साथ हम लोग रह सकते हैं? क्यों नहीं एक साथ देश बन सकता है? इन्होंने कहा कि देश के लिए जरूरी है कि आपकी जो पितृभूमि और आपकी जो पुण्यभूमि है दोनों बिल्कुल एक। मतलब आपका मजहब, आप इस देश में पैदा हुए हैं ये काफी नहीं है, आपके बाप दादा इसी देश के पूरे मिट्टी में हैं ये काफी नहीं है। क्या चाहिए? आपको ऐसा मजहब मानना पड़ेगा जो मजहब हिंदुस्तान में पैदा हुआ है। यानी इस्लाम को मानते हैं, ईसाइयत को मानते हैं, जो दुनिया के दूसरे हिस्से में जो मजहब जिसकी पैदाइश है, तो आप हिंदुस्तान में असली हिंदुस्तानी आप नहीं हो सकते। ये हिंदुस्तानी की नकली परिभाषा, असली हिंदुस्तानी की ये नकली परिभाषा हमारे सावरकर ने इस देश को दिया, ये जहर होने का काम किया, और उसी का परिणाम है कि हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। और आज मोदी सरकार आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर सावरकर के बारे में कह रहे हैं कि सबसे बड़े नायक सावरकर का, नेहरू का नाम कायम हो रहा है। इस इलाके यहाँ आकर के हमने देखा गांधी के नाम पर ये टाउन हॉल था गांधी का, और गांधी के नाम पर जो टाउन हॉल था वहाँ दीनदयाल उपाध्याय का नाम लिया। गांधी की जगह पे दीनदयाल, नेहरू की जगह पे सावरकर, भगत सिंह की जगह पर आप ले आएंगे कल RSS के लोगों को, गोलवलकर को। तो ये जो रास्ता है ये हिंदुस्तान की आज़ादी का अपमान है, हिंदुस्तान का अपमान है। और इसीलिए आज़ादी के 75 साल के मौके पर जब हम शहीदों को याद कर रहे हैं, आपने यहाँ भगत सिंह को याद किया, आपने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को याद किया, आपने नारा दिया नए भारत के वास्ते भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते। बिल्कुल सही। और इसका मतलब है ये भगत सिंह और अम्बेडकर का रास्ता तभी हिंदुस्तान में स्थापित होगा जब ये सावरकर और गोलवलकर और गोडसे के चेले जो इस समय हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं, संविधान को बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, इन लोगों को सत्ता से बेदखल करके, इनको हमारे समाज के विचार से बेदखल करके तब भगत सिंह और अम्बेडकर का रास्ता स्थापित होगा। इसलिए भगत सिंह और अम्बेडकर का जो रास्ता है ये आगे बढ़ने का है। जो हमें पीछे धकेलने की कोशिश हो रही है, पीछे धकेलने वाले विचार, पीछे धकेलने वाली ताकतें, पीछे धकेलने वाली देश को बर्बाद करने वाली साजिश, बांटने वाली साजिश, इसको चकनाचूर करके तब हम भगत सिंह का हिंदुस्तान बना पाएंगे, अम्बेडकर का हिंदुस्तान। क्या कहा भगत सिंह ने? भगत सिंह ने कहा था नौजवानों से कि पूरे देश में गरीबों के बीच जाओ, झुग्गी झोपड़ियों में जाओ, मेहनत करने वालों के बीच में जाओ। तो सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत बांट रहे हैं, उनको रोको। नफरत नहीं, मोहब्बत की बात करो। किसान मजदूर मेहनत कर उनके अधिकार की बात करो। ये इस देश में गोरे अंग्रेज तो चले जाएंगे, लेकिन गोरे अंग्रेज की जगह पर गोरे अंग्रेज अगर आ जाएंगे तो हिंदुस्तान के गरीबों को, मेहनत कशों को आज़ादी नहीं मिलेगी। तो गरीबों मेहनत कशों की आज़ादी की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर?
बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ये जो सदियों पुरानी धर्म के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर ये जो जाति प्रथा हमारे ऊपर थोप दी गई, ये जो मनुवाद हमारे ऊपर थोप दिया गया, आरएसएस वाले 1948 में 49 में लिख रहे थे कि हमें ये संविधान मंजूर नहीं है, हमारे पास तो मनुस्मृति है, मनुस्मृति है, वो हमारा संविधान है। वो कह रहे थे कि हमें ये तिरंगा मंजूर नहीं है, 3 की संख्या बढ़ा और हमें तो सिर्फ भगवा ध्वज चाहिए और हमारे पास है। तो उस समय जो लोग संविधान के खिलाफ बोल रहे थे, उस समय जो लोग तिरंगा झंडे के खिलाफ बोल रहे थे, आज उसी संविधान के नाम पर राज कर रहे हैं, उसी तिरंगे के नाम पर पूरे देश में गरीबों का राशन छीन रहे हैं। भाई 20 रुपया दे करके, 25 रुपया दे करके तिरंगा खरीदो, पॉलिएस्टर का तिरंगा मिलेगा वो खरीदो, और नहीं खरीदोगे तो तुम्हारा राशन भी काट देगा। हमने वीडियो देखा है। तो आज ये जो पूरे संविधान के खिलाफ पूरे देश में राज चल रहा है, अम्बेडकर ने उस समय कहा संविधान बनाते हुए ये संविधान जो है इसमें बराबरी है। कितनी बराबरी है? थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी बराबरी है कि हमने सबको एक वोट दिया, एक वोट इस देश के तमाम नागरिकों को। लेकिन हमें मालूम है कि वो जो वोट का अधिकार में संविधान में मिला वो भी कागज पर लिखा हुआ था, हमें जमीन पर नहीं मिल रहा था, जीवन में नहीं मिल रहा था। कितना लड़ करके दलितों ने, गरीबों ने बिहार में, झारखंड में वोट डालने का अधिकार हासिल किया कि हमें पता है। तो अम्बेडकर ये कह रहे थे कि ये जो वोट की बराबरी है, चुनाव में एक वोट डालने वाली बराबरी है, सिर्फ इतनी बराबरी से काम नहीं है। समाज में बराबरी चाहिए, आर्थिक बराबरी चाहिए। ये जो क्षमता का पहाड़ है गैर बराबरी का समाज में, अर्थव्यवस्था में, ये गैर बराबरी रहेगी तो हमारे ये चुनाव की बराबरी का कोई मतलब नहीं रहेगा। आज हम क्या देख रहे हैं? आज हम देख रहे हैं कि रोहित वेमुला हैदराबाद विश्वविद्यालय में एक शोधार्थी उनको जानकारी उनकी सावधानी हत्या हो जाती है। रोहित वेमुला को विश्वविद्यालय पहुंचे इंदिरा में घुमाओ, वो तो 9 साल का बच्चा, वो तो सरस्वती विद्या मंदिर में गया था पढ़ने के लिए, सारे से ने खोल रखा है सरस्वती विद्या मंदिर पढ़ने के लिए गया, ज्ञान पाने के लिए गया, पानी के लिए गया, और कह रहे हैं कि जहां से आपने पानी पी लिया है उससे गरीबों को पानी नहीं पीना, वो पानी पीने का वो खड़ा है वो आरक्षित है, वो आरक्षित है बड़े लोगों के लिए, वहां कोई गरीब का बच्चा नहीं पानी पी सकता। ऐसी पिटाई कर दी शिक्षक ने 13 अगस्त के दिन, जब हम आजादी की बात कर रहे थे, घर घर झंडा, हर घर झंडे की बात हो रही थी, तो आपको खबर मिलती है कि तो आजादी के 75 साल पानी पीने के लिए, ये जो पानी है, ये जो हवा है, ये जो देश के सबका है, ये पानी, ये हवा, इसको भी कहीं तो बोतल में बंद करके बेच करके मुनाफा कमा रहा है, और कहीं कह रहे हैं घरे से अगर आपने पी लिया तो आपने हमारे जो जातीय संस्कार है उसको आपने तोड़ दिया। ये जाति प्रथा आज ब्रिटिश बाबू के बलात्कारियों को रिहा किया गया, और नेता क्या कह रहे हैं? कह रहे तो ब्राह्मण थे, बड़े संस्कारी थे, तो संस्कारी लोगों को क्यों जेल होगा? तो संस्कारी लोग बलात्कार करें, संस्कारी लोग इस देश के अंदर करें, हत्या बलात्कार का राज ले आए, लेकिन वो संस्कारी है। आज आजादी के 75 साल बाद वही जाति प्रथा, वही इस देश के अंदर मनुवाद का अनुभव, इस देश को आज भी एक गुलामी की जंजीर में बांध कर रखा है। और अम्बेडकर ने ही कहा इसको खत्म करना होगा, जाति का उन्मूलन करना होगा, इसको खत्म किए बगैर आधुनिक हिंदुस्तान बन नहीं सकता, इसको खत्म किए बगैर हम एक नहीं हो सकते। कहा कि ये जो जाति है, कुछ लोग कहते हैं कि जाति है तो ये श्रम विभाजन है, बात सही है कि सब लोग एक काम नहीं करते, एक बात है,
लेकिन अम्बेडकर ने कहा कि जाति का मतलब श्रम विभाजन नहीं है, श्रमिकों का विभाजन है। आपने श्रमिकों को विभाजित कर रखा है। अगर श्रम विभाजन होता तो आज हम ये काम कर रहे हैं, अगर हमको लगेगा कि हम कोई और काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, दूसरा काम करेंगे, समाज में हम कहीं भी जाएंगे, कुछ भी काम करेंगे। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में आप देख लीजिए, सफाई कर्मचारियों को देख लीजिए, पूरे देश में सफाई कर्मचारियों में 100% उन्होंने दलितों के लिए आरक्षण कर रखा है। वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा कि कोई तथाकथित ऊंची जाति के लोग वो सफाई कर्मचारी का काम कर रहे हैं। अगर श्रम विभाजन होता, अगर ये श्रम विभाजन होता तो हर काम हर कोई कर सकता, किसी काम का कोई सम्मान की कमी नहीं होता, हर काम को सम्मान मिलता, हर कोई हर काम कर सकता था। लेकिन नहीं, इस देश में काम के नाम पर अपमान है, काम के नाम पर गुलामी है, और वो काम के नाम पर जो गुलामी है, अम्बेडकर ने कहा कि श्रमिकों का विभाजन इसको मिटाना होगा। और वो गुलामी आज कैसे कैसे शुरू हुई? जो काम पाने का हमारा अधिकार था, मोदी जी को कहते कि अधिकार नहीं है, कर्तव्य है। काम करने का अधिकार, रोजगार पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, ये बुनियादी अधिकार है। इसके बगैर आजादी का क्या मतलब, इसके बगैर लोकतंत्र का क्या मतलब, इसके बगैर एक आधुनिक देश का क्या मतलब है? तो सबको शिक्षा, सबको काम के नाम पर क्या हो रहा है? काम के नाम पर आ गया अपनी भी। मैं सलाम करता हूं देश के नौजवानों को। इन नौजवानों ने तुरंत जिस दिन इन्होंने अपनी योजना की घोषणा की, अग्निपथ योजना की, हिंदुस्तान के नौजवान सड़क पर आ गए और सड़क पर आकर के उन्होंने बिल्कुल ऐलान कर दिया, ये गुलामी हमें मंजूर नहीं है, ये धोखा हमें मंजूर नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? 21 साल में एक नौजवान अगर वो अग्निपथ योजना के तहत सेना में दाखिल होगा तो 25 साल की उम्र में भगा जाएगा। 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, 23-25 साल की उम्र में जब एक नौजवान सोचता है कि हमारे सामने एक सुरक्षित रोजगार होगा, सुरक्षित भविष्य होगा, हमें काम मिलेगा और ऐसा काम मिलेगा जिस काम के बाद हमें पेंशन भी मिलेगा हमारे परिवार को। सेना में लोग जाते हैं, उनका ये मनोबल रहता है, ठीक है आप सेना में काम कर रहे हैं, हम सरहद पर है, अगर मेरे साथ कुछ भी हो गया, लेकिन मेरे परिवार को भरोसा है कि उन परिवार को सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, पेंशन मिलेगा, 1 रैंक 1 पेंशन, ये आपके के लोगों की मांग है। आपने कर दिया नो रैंक नो पेंशन, कोई पेंशन नहीं, कोई रैंक नहीं। 21 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में आपको रिटायरमेंट का कागज दे देंगे, घर जाओ। और विजय वर्गीय कह रहे हैं कि कहीं कोई नौकरी ना मिले तो हमारे भाजपा के दफ्तर में आ जाइएगा, हम आपको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे देंगे। तो आज ये नौजवानों के साथ अपमान है पूरे हिंदुस्तान में। हम देख रहे हैं कि कहीं भी अगर आप भर्ती के लिए परीक्षा दे रहे हैं तो उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं है, समय पर उसका रिजल्ट नहीं आएगा, उसका रिजल्ट कुछ होगा। आपने अगर परीक्षा पास किया, आपको नौकरी मिलनी चाहिए, आप इंतजार कर रहे हैं कि नौकरी की चिट्ठी आएगी, आपके पास चिट्ठी नहीं आएगी, चिट्ठी आ जाएगी भ्रष्टाचार के जरिए, पैसे के जरिए, जो लोग खरीद लेंगे नौकरी खरीदने वालों को, भ्रष्ट लोगों को, उनके घर में वाले लोगों को। अभी लड़ाई झगड़ा पंजाब में लड़ रहे हैं, बिहार में लड़ रहे हैं, हर जगह लोग लड़ रहे हैं। जो भाजपा शासित राज्य है वहां भी, और जहां गैर भाजपा शासित राज्य है उन राज्यों में। और अफसोस की बात है कि हर जगह नौजवान सड़क पर है। तो हमें इस लड़ाई को आगे बढ़ाना है। तो इस समय हमारे सामने ये सारी बातें, जो शिक्षा का अधिकार, जो रोजगार का अधिकार, जो रोजगार हमें मिला भी है, हमारे बहने हैं, आश्रम में काम करने वाली बहने हैं, कुछ काम मिला है, काम करते हैं, हमारे ही काम के बल पर स्कूल चल रहा है, हम बच्चों को खिलाते हैं तो स्कूल चल रहा है, हम अगर लोगों को पोलियो का टीका दे रहे हैं, हम लोगों को कोरोना का वैक्सीन दे रहे हैं, तो देश चल रहा है। लेकिन सरकार क्या कहती है कि हमारे इस काम का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सम्मान नहीं है, इसके लिए हमको कोई वेतन नहीं मिलेगा, हमको एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा तक नहीं मिलेगा।
तो एक तरफ भयानक बेरोजगारी है, दूसरी तरफ अगर रोजगार मिला हुआ है उस रोजगार का कोई सम्मान नहीं है, उस रोजगार की कोई मान्यता नहीं है, उसके लिए कोई उचित वेतन हमको नहीं मिल रहा। ये लंबी लड़ाई, बड़ी लड़ाई है और ये हर जगह सेना की बात हमने इसलिए की सेना इस देश में दूसरे सबसे बड़ी नियोक्ता है, सेकंड बिगेस्ट एम्प्लॉयर। नंबर 1 एम्प्लॉयर हिंदुस्तान में रेलवे है, आर्मी है, इसके बाद बैंक है और हर जगह आप रेलवे में यही मॉडल चलेगा। अभी भी वाला मॉडल चलेगा, रेलवे में भी चलेगा, बैंक में भी चलेगा। बैंक भी ठेके में आप कॉलेज में पढ़ाएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे, वहाँ भी शायद कह देंगे कि शिक्षा भी। तो ये जो वीर के नाम पर आपको ठगने का पूरा सिस्टम बनाया जा रहा है। 3 साल 4 साल नौकरी कीजिए, ठेके पर कीजिए, कम वेतन लीजिए और उसके बाद घर लौटिए। इसके खिलाफ सुरक्षित सम्मानजनक रोजगार हमारे छात्र लड़ रहे हैं। जो शिक्षा नीति आई है डिजिटल, निजी शिक्षा का मतलब डिजिटल के शिक्षा का मतलब महंगी शिक्षा। अगर मैं रिपोर्ट देखी सरकारी स्कूल की संख्या घट रही है, स्कूल में कैसे पढ़ाई होती है वो पढ़ाई कैसे होती है, शिक्षक है कि नहीं, स्कूल में पाठ्य पुस्तक है कि नहीं, समय पर परीक्षा होती है कि नहीं, समय पर उसका रिजल्ट निकलता है कि नहीं, वो अलग था। स्कूल बिल्डिंग है कि नहीं, वो भी अलग था। जो कागज पर स्कूल थे वो संख्या घट रही है, सरकारी स्कूल की संख्या घट रही है, निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल, एक से एक महंगा स्कूल। अभी कोचिंग का प्रोसेस चल रहा है, आप देखेंगे कि गर्मी बंद हो गया है। अब इसका मतलब होगा धीरे धीरे छोटे कोचिंग चलता है, डाल्टन में कोचिंग है, यहाँ के कोचिंग से नहीं कम होगा। डाल्टन जब चलो भाषा पढ़ेगा छोटा करने के लिए दिल्ली में और पैसा दीजिए। तो कोई अगर ये सोच रहा है कि चलो सरकारी स्कूल नहीं है, हम कोचिंग में कुछ प्रगति कर लेंगे, वो भी नहीं कर पाइए। डाल्टनगंज के कोचिंग से नहीं होगा, आपको जाना पड़ेगा कोटा में, उसमें भी बड़ी कंपनी बनाए जाएंगे, उसमें भी बाईजूस बनाए जाएंगे। तो बड़ी कंपनी, बड़े डिजिटल प्रशिक्षण, पैसा दीजिए तो पैसा जिसके पास होगा उसी को कुछ शिक्षा मिलेगी। शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी, डिग्री तो कम से कम मिलेगी उसको। और हमें जिनके पास पैसा नहीं है उनके पास शिक्षा भी नहीं होगी, उनके पास डिग्री नहीं। ये जो समाज बनाने की कोशिश है, शिक्षा का कारोबार। अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। गरीब के पास क्या है शिक्षा के अलावा? शिक्षा के अलावा, मेहनत करने के अलावा हमारे पास कुछ है नहीं। कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई जमीन जायदाद नहीं है। तो ये इस देश के अंदर गरीबों के पास, निम्न मध्यम वर्ग के पास, इस देश के तमाम आम लोगों के पास शिक्षा एक माध्यम थी जिसके जरिए हम ज्ञान हासिल करते थे, हम आगे बढ़ते थे, परिवार कुछ आगे बढ़ता था। मेरे पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे, मैं अभी आपके बीच में बोल रहा हूँ, मेरी माँ 90 साल की है। मुझे इस बात का भरोसा है कि पिताजी की नौकरी के एवज में मेरी माँ को पेंशन मिलता है, उसी पेंशन पर माँ का गुजारा होता है। तो ये जो हम लोगों ने देखा एक दिन ये खत्म हो जाएगा, कोई पेंशन नहीं, कोई इस देश में रोजगार की गारंटी नहीं, और बस जो पैसे वाले हैं उन्हीं के पास उच्च शिक्षा होगी। तो इस देश को सच में जो भगत सिंह ने कहा था कि भूरे अंग्रेज, तो भूरे अंग्रेजों का राज आ गया, और इस भूरे अंग्रेजों के राज के खिलाफ बड़ी लड़ाई की जरूरत है। ये लड़ाई कह सकते हैं कि जैसे आज़ादी की लड़ाई थी वैसे ही लड़ाई चाहिए, वैसे ही लड़ाई, बड़ी लड़ाई चाहिए, लंबी लड़ाई चाहिए, मजबूत लड़ाई चाहिए। और उस लड़ाई में जो हमारे अनवर भाई गा रहे थे, सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है, देखना है जो कितना बाजू काफिल में है। बिल्कुल जो अशफाकुल्लाह ने, राम प्रसाद बिस्मिल ने, भगत सिंह ने जो लड़ाई लड़ी, उसी लड़ाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और उसी लड़ाई को बढ़ाने के लिए वैसा ही तेवर चाहिए, वैसा ही संकल्प चाहिए। और बिल्कुल इस देश के अंदर ऐलान कर देना होगा कि ये मुल्क, ये भगत सिंह का है, अम्बेडकर का है, ये गोलवलकर का, गोडसे
से का सफर करना उनकी जेलों का नहीं है। हिटलरशाही के रास्ते पर हिंदुस्तान कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। लोकशाही के रास्ते पर, लोकशाही के रास्ते पर, लोकतंत्र के रास्ते पर हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जिन लोगों ने भी कोशिश की, आपातकाल आया, आपातकाल चला गया, आप कह रहे हैं वो तो घोषित था, हमने तो अघोषित आपातकाल कर दिया, वो तो उस समय का था, हमने तो स्थायी आपातकाल लागू किया। तो अगर आप स्थायी आपातकाल के बल पर हिंदुस्तान में राज करते हैं, राज करना चाहते हैं, ये जान लीजिए हम भी स्थायी आजादी के लिए, स्थायी आजादी और स्थायी लोकतंत्र के लिए देश में लड़ना चाहते हैं। और स्थायी आजादी और स्थायी लोकतंत्र और हिंदुस्तान की स्थायी तरक्की, उसके लिए हमें भी लड़ना आता है और हम लड़ करके जाएंगे। इसलिए आपका इस समय जो सम्मेलन है, बहुत एक जरूरी समय पर सम्मेलन कर रहे हैं। आपका इस सम्मेलन सफल हो। अभी देश में 24 में बड़ा चुनाव आएगा। 24 का जब बड़ा चुनाव आएगा, इससे पहले हम देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है कि देश की पूरी सत्ता पर कब्जा हो जाए। महाराष्ट्र में किस तरह से उन्होंने सरकार बनाया, विधायकों को खरीदा, आपने देखा। झारखंड में विधायकों को खरीदने की जो कोशिश चल रही है, आपको पता है। झारखंड की सरकार को गिराने की साजिश चल रही है, आपको मालूम है। झारखंड की सरकार, हम बिल्कुल कहना चाहेंगे कि झारखंड के अंदर सरकार हमारी अपनी लड़ाई है, रोजगार की लड़ाई हम लड़ लेंगे। झारखंड के अंदर आदिवासियों की लड़ाई, कॉर्पोरेट लूट के खिलाफ, अदानी के खिलाफ लड़ाई हम लड़ लेंगे। वहाँ बहुत देखेंगे नहीं, वो रोजगार की वो तब भी लड़ेंगे, हेमंत सोरेन की सरकार को तब भी करेंगे। लेकिन अगर झारखंड के आदिवासियों ने, झारखंड के आम लोगों ने वोट दे करके रघुवर दास की सरकार को हटा करके जिस सरकार को बनाया था, अगर चोर दरवाजे से ईडी के बल पर और साजिश के बल पर इस सरकार को गिराने की कोई भी कोशिश होगी, तो भाजपा माले पूरी ताकत के साथ हम साजिश के खिलाफ खड़े रहेंगे, झारखंड की सरकार को बचाने के लिए। अभी बिहार में हमने देखा सरकार बदल गई। नीतीश जी ने कितने दिन बाद तय किया, हमारे दफ्तर में भी आए थे दिल्ली में, कह रहे थे कि भाई कैसे बात आगे बढ़े, जो बिहार में हुआ वो देश के पैमाने पर कैसे हो सकता है। हमने कहा बिल्कुल जरूरी है। बिहार में जो हुआ हमने स्वागत किया, भारतीय जनता पार्टी को हमने अलग किया, लेकिन हमने कहा है सरकार से कि अगर भारतीय जनता पार्टी से वो अपने अलग किया, ये जो नई सरकार है, लोगों को ये लगना चाहिए ये सरकार वो सरकार नहीं है जिसके वो ये नीतीश जी वो नीतीश जी नहीं है जिनके कंधे पर आरएसएस का बंदूक है। ये वो जदयू वाली सरकार नहीं है जिसके कंधे पर बंदूक रख करके भाजपा वाले बिहार को बर्बाद कर रहे हैं। अगर सरकार बदली है तो जन आंदोलनों के साथ बात करिए, नौजवानों से बात करिए, बुलडोजर पर रोक लगाइए, गरीबों को उतारना बंद करिए और गरीबों के मान सम्मान, उनके आवास, उनके भोजन, उनके राशन, उनकी जमीन, इसकी गारंटी कीजिए। ये लड़ाई हम बिहार में लड़ रहे हैं, ये लड़ाई हम प्रदेश के पैमाने पर लड़ेंगे, लेकिन इसी लड़ाई के साथ साथ हम ये जरूर कहेंगे कि आज हिंदुस्तान में एक व्यापक एकता की जरूरत है। व्यापक एकता के बगैर इतना बड़ा खतरा है, इतनी बड़ी चुनौती है, देश को बेचने, बांटने, बर्बाद करने, तोड़ने, नष्ट करने की साजिश हो रही है। और ये बर्बादी की ताकतों के खिलाफ आजादी की ताकतों को एक करना पड़ेगा। आजादी के समय हम जो लोग मिलकर के लड़ रहे थे अलग, गांधी जी का अलग रास्ता था, भगत सिंह का अलग रास्ता था, सुभाष बोस की अलग सोच थी, अम्बेडकर ने संविधान लिखा, अलग अलग रास्ते थे, लेकिन सब में एक बात थी, हम सब चाहते थे कि हिंदुस्तान आजाद बने, हम सब चाहते थे कि हिंदुस्तान आधुनिक बने, हम सब चाहते थे कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, हिंदुस्तान के लोगों को सम्मान मिले, लोगों को अधिकार मिले। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, हम सब एक आधुनिक आजाद हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे थे। और इसीलिए जो संविधान हमने लिया, उस संविधान के पहले पन्ने पर ये लिखा हुआ है, ये संविधान किसी मजहब से नहीं आया, ये संविधान आसमान से नहीं आया, ये संविधान हिंदुस्तान की जनता ने आंदोलन में, अपने संघर्षों ने हमें दिया है। और इसीलिए संविधान के पहले पन्ने पर जो लिखा हुआ है वो असली बात है। हम भारत के लोग इस देश को एक धर्मनिरपेक्ष,
एक संप्रभु, एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य के रूप में घोषित कर रहे हैं। ये हमारी घोषणा है, किसी और की नहीं। और हमने जो घोषित किया इस देश में, आजादी का बिल्कुल बजाया, समाजवाद का इस देश में परचम उठाया, इस देश के अंदर संप्रभुता, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता का परचम बुलंद किया, ये हमारे हाथ में सुरक्षित है और रहेगा। और इसके लिए आज बिल्कुल बड़ी एकता चाहिए। बड़ी एकता भी हो, जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो चुनाव में लड़े, चुनाव में एकता की बात हो। और उसके साथ साथ सड़क पर जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क और संसद भी खतरे में है। संसद के अंदर भी लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है, चुनाव भी खतरे में है, कोई मतलब नहीं रह जा रहा है, कैसे कानून थोपे जा रहे हैं आप देख रहे हैं। तो जब संसद भी खतरे में हो और सड़क भी खतरे में है, जनता भी खतरे में है, तब सड़क को और संसद को नजदीक आना पड़ेगा। सड़क की आवाज संसद के अंदर बुलंद होनी पड़ेगी, संसद के अंदर, चुनाव के अंदर। ये हमारी बात है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो एजेंडा है रोजगार, हमारा जो एजेंडा है सबके लिए शिक्षा, सबके लिए लाभ, हमारा जो एजेंडा है देश में सच्ची आजादी, ये एजेंडा चुनाव का एजेंडा बनना चाहिए। नहीं तो चुनाव आएगा तो कभी पुलवामा होगा, चुनाव आएगा तो कभी कहीं हंगामा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, कभी NIA वाला आएंगे, छापे मारेंगे, हल्ला करेंगे और कुछ भी बात करके चुनाव के समय हिंदू मुस्लिम की बात करके, धंधा फसाद करके, देश को बांट करके चुनाव जीत जाएंगे। तो हमें बिल्कुल सतर्क रहना है कि हमें अपनी एकता को मजबूत करनी है और नफरत के खिलाफ एकता की बात हो। इस देश में ये कर्तव्य की बात है, तो कर्तव्य हमें मालूम है, हमें मालूम है कि हमारा कर्तव्य क्या है। नागरिक का कर्तव्य है कि आजादी, अपने अधिकार, उसके लिए सजग रहना सबसे पहला कर्तव्य है। हम जानते हैं कि हम अगर थोड़ी देर के लिए सो जाएंगे, हम अगर थोड़ी देर के लिए थोड़ा थक जाएंगे, हम अगर थोड़ी देर के लिए थोड़ा सा अगर भूल जाएंगे कि देश की स्थिति में है, इंद्र में गौर को अगर हम भूल जाएंगे, थोड़ी देर के लिए ब्रिटिश वालों को अगर हम भूल जाएंगे, थोड़ी देर के लिए रोहित वेमुला को अगर हम भूल जाएंगे, तो हिंदुस्तान पर ये अदानी अंबानी का जो कब्जा है, ये मनुवादियों का जो कब्जा है, ये देश को दोबारा गुलाम बना देगा। और इसीलिए हम जानते हैं कि आजादी का मतलब है कि आजादी के हम पहरेदार हैं। इस देश में लोकतंत्र का मतलब है लोकतंत्र का योद्धा है, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। मोदी जी अपनी वफादारी दिखा रहे हैं, जिनको दिखाना है उनको दिखा रहे हैं। हम हमारी वफादारी इस मुल्क के प्रति, वतन के प्रति, वतन के लोगों के प्रति, और इसीलिए हमारे देश के लोगों को एक नई जिंदगी मिले, हमारे देश के लोगों को, इस वतन को एक नई जिंदगी मिले। जो गोरख पांडे ने जो उम्मीद के बाद बताई थी, वो हमारी उम्मीद है। और उसी के साथ हम आपके इस पूरे सम्मेलन की संपूर्ण सफलता की कामना करते हुए आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत दूर से आप पहुँचे हैं, मैं देख रहा हूँ कि पंजाब से, असम से, दूर से, दक्षिण से लोग पहुँचे हैं। कर्नाटका से भी साथी आने वाले थे, कर्नाटका और तमिलनाडु से पहुँचे होंगे। एक ही बात हम कहेंगे, एक ही बात लेकर के बात खत्म करेंगे। आप इस पूरे हॉल में देख लीजिए, इसमें हमारे महिला साथियों की संख्या बहुत कम है। तो ये जो नौजवानों का संगठन है, ये जो नौजवानों का आंदोलन है, ये जो नौजवानों के आगे बढ़ने का मसला है, इस रास्ते में जैसे आपने यहाँ एक लोगो लगाया, उसमें नौजवान भी है, नौजवानी भी, साथ साथ मिलकर लड़ना है, साथ साथ मिलकर चलना है। और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में देश की जो आधी आबादी है, जो आधी आबादी पूरी आजादी के लिए लड़ रही है, आधी आबादी की पूरी आजादी की जो लड़ाई है, उस लड़ाई का आप लोग साथी बनिए, साथ दीजिए और उस लड़ाई के तमाम साथियों को, अपने बहनों को, अपने महिला साथियों को, उनको बिल्कुल इस संगठन के अंदर बड़ी तादाद में ले आइए। आपका आने वाला सम्मेलन, 8वां सम्मेलन का नजारा कुछ और हो, उसमें महिलाओं की बड़ी संख्या हो, इसी उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।